अभिनंदन करता हूँ। एक खास मकसद से इधर बुलाई गई थी कि आप लोगों को एक काम सौंपा गया था और ये काम था आपको इधर 50,000 पार्टी के मेंबर बनाने थे। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार कि हरियाणा के अंदर हम 50,000 पार्टी के मेंबर बनाए जाएंगे। उसी क्रम के तहत आपकी समीक्षा बैठक इधर बुलाई गई, जिसमें करीब 80% जिला अध्यक्ष इधर मौजूद हैं और प्रदेश की बॉडी के भी लोग मौजूद हैं। आप लोगों ने काम दिखाया है, लेकिन जो काम की स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड से काम नहीं हुआ। काम हुआ है, नो डाउट, मैं नहीं कहता काम नहीं हुआ, लेकिन काम की स्पीड बहुत कम है। आप अभी 10,000 मेंबर भी नहीं बना पाए, 5,000 मेंबर पे अटक गए आप। और आपको टारगेट मिला था कि 2 महीने के अंदर 50,000 मेंबर बनाने, तो माने कि अभी 45,000 मेंबर आपको इस महीने बनाने। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, अच्छी बात जानते हैं, बड़ी बात, ये बात को आप मानते भी हैं, जानते भी हैं कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, मिशन और मूवमेंट पहले है। ये महापुरुषों के पवित्र विचारधारा को, महापुरुषों के पवित्र मिशन को, कार्य को लेकर चलने वाली जो पार्टी है, इकलौती पार्टी इस देश के अंदर है तो बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी इस देश के आज तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है वोट बैंक के हिसाब से। आज ऐसे ही पार्टी नहीं बनी है, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है और महापुरुषों ने अपना जीवन बलिदान किया है, चाहे मानवर श्री कांशीराम साहब हों और चाहे माननीय बहन जी, पूरा जीवन संघर्ष किया है, तब जाके आज ये राष्ट्रीय पार्टी है तीसरे नंबर की। और बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है तो इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, उनके पैसे से बनी, एक गरीबों के पैसे से चलती है पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ, उसी वक्त बहुजन समाज पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में किसी भी धरना सेठों से 1 रुपए चंदे के रूप में नहीं लेगी। मानवर श्री कांशीराम साहब ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम से, उनके खून पसीने की कमाई से चले, ताकि जब हम सत्ता में आए तो हम अपने दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोगों के लिए काम करें, न कि धरना सेठों के इशारे पे काम करें, क्योंकि जिसका सहारा होता है उसका इशारा होता है। इसलिए हम धरना सेठों से 1 रुपए चंदे के रूप में नहीं लेते हैं। हम लोग साल में 2 बार, एक बार मेंबर बनते हैं 50 रुपए का, और इस बार हम लोग जन्म दिवस माननीय भाई जी ने स्पेशल मेंबरशिप बनाने का हम लोगों को टारगेट दिया। हर प्रदेश के अंदर कम से कम कहीं 50,000, कहीं 70,000 और कहीं 1 लाख मेंबर जोड़ने का, उनके परिवार को जोड़ने का ये मकसद हम लोगों का था, और जिसको माननीय बहन जी ने दिया। अगर 50,000 मेंबर आप पार्टी के जोड़ते हैं, गांव देहात में निकलना पड़ेगा, आपको लोगों के घर में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपके ये 200 रुपए हमारी पार्टी के लिए मजबूती का प्रदान करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश में धरना सेठों से चंदा नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी इस देश के बहुजन समाज से 1-1 रुपए, 2-2 रुपए इकट्ठा करके अपनी पार्टी को चलाने का काम करती है। और वहीं आप देखिए, गूगल आप देख लीजिए, गूगल में जैसे आप डाल दोगे कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा कितना मिला या कांग्रेस को चंदा कितना मिला, तुरंत रिकॉर्ड आ जाएगा, और उस रिकॉर्ड में आप देखकर चौंक जाएंगे कि हजारों करोड़ रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, हजारों करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी को। हजारों करोड़ के रुपए चंदे के रूप में मिलते हैं कांग्रेस को। जहां पर धन्ना सेठों की पार्टियां हैं, उसके सामने पूरी ताकत के साथ चट्टान बन करके बहुजन समाज पार्टी इस देश में खड़ी है, गरीबों के पैसे का कम। और ये ताकत कैसी है? ये ताकत विचारधारा की। ना तो हमारे साथ मीडिया देती थी, हमारी मीडिया हमारी नहीं है, मीडिया भी हमारा साथ नहीं देती, लेकिन आज तो जमाना बदला। आज ये सोशल मीडिया हमारे हाथों में, ये सोशल मीडिया के मालिक हम खुद बन गए। हमारे बहुजन समाज के लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया। इन लोगों ने सोशल मीडिया में जो बात मीडिया नहीं दिखाती है, वो बात हमारी सोशल मीडिया पूरे देश में दिखा देती है। इसलिए जमाना बदला है, लेकिन मेन मीडिया हमारी नहीं है। ये लोग कभी भी बहुजन समाज के लोगों की बात को नहीं दिखाते, उनकी बात को, उनकी पार्टी की बढ़ती रफ्तार को कभी दिखाने का काम नहीं करते हैं। वो ऐसी बातें दिखाएंगे जिससे आपका मनोबल डाउन हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको इन मीडिया वालों पर भरोसा नहीं करना है। मीडिया हमारी नहीं है,
क्योंकि आपसे मीडिया हमारी नहीं है, कि बाबा साहब के समय से भी मीडिया हमारी है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में दलितों, पिछड़ों, गरीबों को उनके हक और मान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस वक्त भी ये मीडिया हमारी नहीं थी। 1927 के महान सत्याग्रह के बाद इस देश के तमाम अखबारों ने बाबा साहब के बारे में लिखा। एक केसरी समाचार था, भाला नामक एक समाचार था। इन तमाम समाचारों ने बाबा साहब के बारे में लिखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप हमारे मंदिरों को, आप हमारे तालाबों को अशुद्ध करना छोड़ दीजिए, वरना हम आपकी पीठ पे लाठियां बरसाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा साहब के समय लिखते थे अखबार वाले। यहां तक कि उस वक्त बाबा साहब के बारे में ये भी लिखते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो अंग्रेजों के इशारे पे थे। ये बात उस वक्त मैं कर रहा हूं 1927 की। उस वक्त भी ये मीडिया हमारी नहीं थी और आज भी नहीं। पीछे आप जाइए, अगर आप 10-20 साल पीछे जाइए, जब इस मिशन को, इस कार्य को मानवर श्री कांशीराम साहब लेकर चल रहे थे, उस वक्त भी मीडिया हमारे पीछे पड़ी हुई। और आज इस कार्य को, इस मिशन को, इस मूवमेंट को मानवर श्री कांशीराम साहब ने अपने जीते जी इसकी कमान माने बहन जी को दी, तो आज भी मीडिया उनके पीछे रहती है। तो मीडिया हमारी नहीं है। तो मीडिया की बातों में हमको बैठना नहीं है कि मीडिया कोई हमारे बारे में अच्छी बात दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा। इसलिए हमें मीडिया से भी दूर रहते हैं हम लोग, मीडिया से हम लोग दूर रहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी बाद में है, मिशन और मूवमेंट पहले है। बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक गेम नहीं है कि जिस तरह से राजनीतिक गेम कांग्रेस करती है, जिस तरह से राजनीतिक गेम भारतीय जनता पार्टी करती है या अन्य पार्टियां करती हैं, उस तरह का राजनीतिक गेम हमारा नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि हम बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के सपनों को इस देश में पूरा करें। यही मकसद बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी जब 1984 में बनाई मानव श्री कांशीराम साहब ने, और कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक परिवर्तन लेकर आएगी और इकोनॉमिक एमेंसिपेशन लेकर आएगी। माने कि सामाजिक परिवर्तन की बात बाबा साहब ने कही। जो बातें संविधान में प्रियम्बल में लिखी हैं और वो बातें मानव श्री कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के संविधान में लिखी। कहा ये हमारी विचारधारा है। हम जब भी देश में सत्ता में आएंगे तो सामाजिक परिवर्तन करेंगे, सामाजिक परिवर्तन करेंगे। इकोनॉमिक एमेंसिपेशन माने कि आर्थिक मुक्ति का आंदोलन करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के मतलब होता है कि इस देश से ऊंच नीच जातिवाद सब खत्म करें। न कोई जातिवाद होगा, न कोई ऊंच नीच की भावना भी नहीं होगी। इसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। दूसरी बात कही मानसिक एमेंसिपेशन की, उसके मतलब होता है इस देश में कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, हर व्यक्ति के घर में खुशहाली होगी। ऐसा सिस्टम हम बहुजन समाज पार्टी डेवलप करके इस देश में दिखाएंगे। यही सपना मानव श्री कांशीराम साहब का था और यही सपना बाबा साहब का था। और बाबा साहब ने अपने संविधान के प्रियम्बल में पहले पन्ने में लिख दिया, जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं, जिसे हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। उसमें लिखा कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, माने कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात बाबा साहब ने कही। ये चार बातें हैं, ये चार बातों पे पूरा ये संविधान टिका हुआ है। संविधान का जो पिलर है, चार बातें। अगर ये चार बातें संविधान से निकाल दी जाए तो संविधान में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सारा निहित इन्हीं से बातों को लेकर के इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों को इस देश में मान सम्मान से जीने का हक देने के लिए संविधान बनाया गया, ताकि इनको तमाम तरह के अधिकार मिल सके। बाबा साहब ने अपने जीते जी संविधान में तमाम तरह के अधिकार हम सबको दिए। मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का भी अधिकार दिया। तमाम तरह के अधिकार बाबा साहब ने दिए। लेकिन ये देश में जो सरकारें हैं, जो लंबे समय तक कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, उन लोगों ने कभी भी बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं किया। आज तक संविधान 35 से 40% लागू है, 65% संविधान इन लोगों ने लागू नहीं किया। लागू के करने मतलब होता है कि 100% इम्प्लीमेंट हर जगह दिखाई पड़े। संविधान तो ये कहता है, आर्टिकल 15 कहता है कि इस देश में जातिवाद नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगी, ऊंच नीच की भावना भी नहीं होगी, जात, धर्म और जन्म के स्थान में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 संविधान कहता है। लेकिन क्या आज इस देश में जातिवाद खत्म हो गया?
क्या खत्म हो गया है? क्या ऊंच नीच की भावना खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई। लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी उसी दिन जातिवाद फिर लौट सकता है। बहुजन समाज पार्टी फिर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठाकर देख सकते। किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि तब हम शासक बनेंगे। और शासक बनने के लिए भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें रास्ते बताए और कहा मेरे बच्चों इन्हीं रास्तों पे चलना है आपको, इन्हीं रास्तों पे चल करके उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लेना है। जबकि बाबा साहब ने रास्ते बता दिए, बाबा साहब ने हमें हथियार भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद भी आज देश में संविधान लागू हुए करीब करीब 71 साल हो गए और देश को आजाद हुए 74-75 साल हो गए। हम बहुजन समाज के लोग इस देश में शासक नहीं बन पाए। बाबा साहब का सपना नहीं पूरा हुआ। 1935 में बाबा साहब ने कहा कि जाओ मेरे बच्चों अपने घरों के दीवार पर लिख दो आपको इस देश का शासक बनना है। लेकिन आज 1935 से लेकर के 2022 आ गया, लेकिन हम बाबा साहब के सपनों को नहीं पूरा कर पाए। उत्तर प्रदेश को छोड़ के इस देश के अंदर हम कहीं पर भी बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने बाबा साहब के सपनों को 4 बार पूरा किया है और 5वीं बार भी हम पूरा करके दिखाएंगे। 5वीं बार भी पूरा करेंगे। इसलिए मैं साथियों में कहना चाहता हूं कि अभी हमें बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं उसमें सबसे बड़ा अधिकार हमें वोट का अधिकार भी दिया है। इस वोट के अधिकार को आप इसको हल्के मत समझिए, वोट की ताकत को समझिए, वोट की पावर को समझिए कि इसी वोट के जरिए आप इस देश के राजा बन सकते हैं। इसी वोट के जरिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये भली भांति जानते थे कि मेरे बहुजन समाज के लोग जो गरीब हैं, हजारों साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ये कैसे आजाद, ये कैसे मान सम्मान के साथ में रहेंगे, ये कैसे ऊंची ऊंची कुर्सियों में बैठेंगे, ये देश की सत्ता पे कैसे काबिज होंगे। इसको काबिज कराने के लिए बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया। बात 1919 की है जब साउथ ब्रो कमेटी भारत में आई हुई थी और साउथ ब्रो कमेटी इस देश के बासिंदों को, देश के नागरिकों को कुछ रियायतें और सहूलतें, कुछ राजनीतिक अधिकार देना चाहती थी। और साउथ ब्रो कमेटी के सामने गांधी जी ने और उनकी टीम ने कहा कि वोट का अधिकार तो सिर्फ उनको होना चाहिए जो कम से कम हाई स्कूल पास होने चाहिए या कक्षा 8 पार होने चाहिए और कम से कम उनके पास होना चाहिए जो टैक्स पेयर होने चाहिए। माने 3 लोगों के लिए कांग्रेस और गांधी जी के लोगों ने कहा इन 3 लोगों की कैटेगरी में बताता हूं, इन्हीं लोगों को इस देश में वोट देने का अधिकार होना चाहिए। नंबर 1 तो कक्षा 8 पास होना चाहिए, नंबर 2 वो टैक्स पेयर होने चाहिए, उनके पास खेती बाड़ी होनी चाहिए, नंबर 3 राजा और रजवाड़े होने चाहिए। 3 लोगों के लिए कांग्रेस और गांधी कंपनी के लोगों ने कहा इनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, बाकी लोगों को अधिकार नहीं होना चाहिए। उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बंबई के स्टीफेंस कॉलेज में प्रोफेसर थे। जब ये बात मालूम हुई कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तुरंत उस साउथ ब्रो कमेटी से मिल करके अपनी बात को साउथ ब्रो कमेटी के सामने रख दिया। और उस वक्त बाबा साहब की उम्र 28 साल थी। 28 साल की उम्र में बाबा साहब ने अंग्रेजों को सोचने पे मजबूर कर दिया। अंग्रेज सोचते रह गए और उसके बाद उसी 1919 की साउथ ब्रो कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन से भारत के अंदर 1927 में साइमन कमेटी को भेजा। कहा कि भारत के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं है, हमें जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, कुछ और भी है। उसके लिए साइमन कमेटी भारत के अंदर 1927 में आई और 1927 में भी बाबा साहब ने उन कमेटी के सामने भी वही बात को दोहराई और कांग्रेसियों ने और गांधी के लोगों ने वही बात को दोहराया। कहा वोट देने का अधिकार कक्षा 8 पास होने चाहिए, इनके पास जमीन हो या टैक्स पेयर हो वो करें, और तीसरा राजा रजवाड़ों को होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इस तरह से आप अगर कर दोगे तो इस देश में 90% लोग वोट देने का अधिकार नहीं पाएंगे, सिर्फ 10% लोग देश के अंदर वोट डालेंगे। तो साइमन कमीशन के लोगों ने पूछा ऐसा क्यों है, तो कहा कि इस देश में जो संविधान लागू है इस वक्त, उस संविधान के अनुसार इस देश में दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जब पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनके पास जमीनें नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, तो टैक्स कहां से देंगे। माने पढ़ने का अधिकार नहीं तो कक्षा 8 की मार्कशीट भी उनके पास नहीं होगी, और जब पैसा रखने का अधिकार नहीं, खेती बाड़ी करने का अधिकार नहीं है, तो ये टैक्स भी नहीं दे सकते।
तो इसके मतलब 90% लोग, माने कि उस वक्त SC ST नहीं था कुछ भी। देखिए उस वक्त SC ST कुछ भी नहीं था, सारे के सारे शूद्र कहलाते थे, माने कि दलित और गरीब लोग। कहा ये लोग तो ऐसे रह जाएंगे, इनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। तो साइमन ने पूछा आपके पास कौन सा फार्मूला है जिसके तहत मैं कह दूं कि देश में 100% लोगों को वोट का अधिकार मिल जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा कि जो व्यक्ति इस देश में क्या पूरे वर्ल्ड में पैदा होता है और उसकी उम्र बढ़ती है, जब उम्र बढ़ती है तो हमें उम्र के हिसाब से फिट करना चाहिए, एक क्राइटेरिया लेके आना चाहिए कि इस उम्र के लोग वोट डालने का अधिकार पा जाएंगे। तो साइमन कमीशन ने उनकी बात को माना, बाबा साहब की बात को माना और कहा कि इतनी उम्र के पहले 21 साल 25 पहले 21 साल उम्र के बाबा साहब के समय कहा कि जो 21 साल के लोग होंगे उनको वोट डालने का अधिकार होगा। माने कि चाहे वो देश का दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे राजा रजवाड़ा हो और चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी लोगों को इस देश में 21 साल का जब हो जाएगा उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। बाबा साहब ने जब इस बात को पूरा करवा लिया और जब ये ओके हो गया तब बाबा साहब चैन की सांस लिए। अब जाके मेरे समाज के लोगों को इस देश में सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। तब उस वक्त ही बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब जब वो घर गए तो उनके साथ में रहने वाले सोमन लाल शास्त्री ने कहा कि बाबा साहब जब घर में आए तो धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो मैंने बाबा साहब के साथ 25 साल से रहा, लेकिन बाबा साहब को कभी मैंने मुस्कुराते नहीं देखा, कभी हंसते हुए नहीं देखा, कभी चेहरे पे उनके मुस्कुराहट नहीं आई। लेकिन मैं दंग रह गया कि बाबा साहब गाड़ी से उतरे और सीधे मुस्कुराते हुए कमरे में चले गए और खुशी के मारे वायलिन बजा रहे। तो मैंने सोचा कि बाबा साहब को क्या आज हो गया कि बाबा साहब आज खुशी के मारे वायलिन बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो मैं पानी लेकर बाबा साहब कमरे में गया डरता हुआ और बाबा साहब से मैंने धीमे से पूछा कि बाबा साहब आज क्या हो गया कि आप इतना खुश हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और आज जो राजा पैदा होगा इस वोट बैंक से पैदा होगा, न कि रानी के पेट से पैदा होगा। ये बात बाबा साहब ने कह दी और कहा कि अब मेरा समाज, मेरा जो बहुजन समाज है, ये लोग भी इसी वोट के जरिए इस देश की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, राजा बन सकते हैं। अमर रहे। इसलिए जो हमें वोट की ताकत बाबा साहब ने हमको दी है वो हमको राजा बनाने के लिए 2300 साल से आज तक, माने कि 2300 साल पहले तो इस देश में बहुजन समाज के लोग राजा बने। बहुजन समाज का जो आखिरी शासक था वो कौन था? सम्राट अशोक। उनको गए हुए 2300 साल हो गए। 2300 सालों के बीच में आज तक ये बहुजन समाज के लोग राजा नहीं बन पाए, इस देश की दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जंग है, आने वाली जंग है, भी हमारे सैनिक साहब ने कहा ये 10 साल हमारे लिए क्रूशियल है और ये 10 साल में हमने मेहनत कर ली और सत्ता की जंग को जीत लिया। ये जंग है, ये 10 साल में होने वाला समय जो है इस सत्ता का जंग होने वाला है या आर पार की जंग होने वाला है। और ये अगर जंग आपने जीत ली तो आने वाली जनरेशन, आने वाली औलादें हमारी इस देश में मान सम्मान के साथ में रहेंगे, मोचों पे ताव देकर करेंगे। और अगर आपने सत्ता की जंग हार गई और उस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले सैकड़ों साल तक आप इस देश में गुलाम बना दिया। आपके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और उस वक्त आपका बच्चा, आपका बेटा आपसे पूछेगा कि डैडी आप तो डॉक्टर बन गए, आप तो इंजीनियर बन गए, आप तो IAS बन गए, आप तो IPS भी बन गए, आप तो तहसीलदार भी बन गए, आप तो वकील भी बन गए। इसलिए बन गए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया था। उन्होंने संघर्ष किया तो आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए, IAS IPS बन गए। हमारे महापुरुषों ने, मानवर साहब ने संघर्ष किया तो आप नेता भी बन गए, आप राजसभा पहुंच गए। बहन जी ने संघर्ष किया, आप राजसभा पहुंच गए। लेकिन आपने कोई संघर्ष नहीं किया। अगर आपने संघर्ष किया होता तो कम से कम हम पढ़ लिख करके देश में गुलाम नहीं होते। और उस वक्त आपकी आंखों में आंसू होगा, आपको पछतावा होगा कि काश सही वक्त रहते हमने काम कर लिया होता और अपनी बहन जी को इस देश की गद्दी पे बैठा दिया होता तो ये दिन हमको देखने को नहीं मिलता।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आने वाला समय हमारे लिए कठिन होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1952-53 का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1951 में कानून मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया और उसके बाद 1952-53 का आम चुनाव देश में हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो बाबा साहब चाह रहे थे कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ करके लोकसभा पहुंच जाऊं, ताकि मैं अपने पूरे देश के जो बहुजन समाज है इनके ऊपर जो भी अत्याचार होता है उस अत्याचार की आवाज को उठाने का काम करूं। लेकिन कांग्रेस जड़ी हुई थी। अगर डॉक्टर अम्बेडकर उधर पहुंच गए, लोकसभा पहुंच गए, तो हो सकता है ये वंचित समाज के जो लोग हैं, ये कमजोर समाज के जो लोग हैं, कहीं ये डिमांड न कर दें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के प्रधानमंत्री बना दें। कांग्रेस जड़ी हुई थी, उसने बड़ी चालाकी के साथ में बाबा साहब का जो पीए था, बाबा साहब का जो पीए था कजरोलकर, उसको चुनाव में खड़ा किया और पूरे पैसे दिए, पूरे पैसे दे करके उसे खड़ा कर दिया और बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया और कजरोलकर को चुनाव जिता दिया। माने कि कजरोलकर जितने वोटों से जीता उसके दुगने वोट बाबा साहब पे इनवैलिड कर दिया। माने कि बाबा साहब के 49,000 वोट इनवैलिड कर दिए और कजरोलकर को 25,000 वोटों से जिता दिया। आज भी हमारे पास देखिए ऐसे ही मामला है। उस वक्त बाबा साहब को रोका गया और आज बहन जी को रोकने के लिए तमाम संगठन खड़े हो गए। उनका एक ही मकसद है कि कैसे न कैसे बहन जी को रोको, बहन जी को रोको। आज डरते हैं लोग, तो किसी डरते हैं? बहन कुमारी मायावती से डरते हैं, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से डरते हैं। कुछ भी करो लेकिन बहन जी सत्ता में नहीं आनी, कुछ भी करो। और इसका एग्जाम्पल भी आप जानते हैं कि 2008 में तमाम पार्टियों ने बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा कर दिया। कई सारी साउथ की पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सीपीआई सीपीएम के लोगों ने अंदर ही अंदर सपोर्ट कर दिया कि कल हम लोग, हमारे बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, कि कल हम लोग बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ जाए। लेकिन क्या हुआ? बात वही कि कुछ भी करो बहन जी करो, बहन जी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी। और उस दिन जब नेक्स्ट डे पार्लियामेंट चली तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में मिल गए। कांग्रेस बीजेपी के लोग मिल गए और 10-10 लाख रुपए के नोट दिखाने शुरू कर दिए। गाड़ियां दिखाई गई कि यहाँ हमारे सांसदों को खरीदा जा रहा है, हमें ऑफर किया गया है, और इस तरह की बातें करके वहीं पर मामला खत्म कर दिया गया। तो किस लिए किया गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहन जी देश की गद्दी बैठ जाए, और बहन जी अगर देश की गद्दी बैठ जाएंगी तो इस देश का बहुजन समाज राजा बन जाएगा, इसको राजा ना बनने दिया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी तमाम तरह के ऐसे संगठन आपके बीच में हैं, उनका एक ही मकसद है कि हमारे वोटों को खत्म करना। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, 3 बातें बाबा साहब ने कही और वोट का अधिकार भी दिया। कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसलिए आपको अपने बच्चों को शिक्षित करना है। और दूसरी बात बाबा साहब ने कहेगा संघर्ष करना है, कि आपको अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहना है। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि संघर्षों से अधिकार मिलते हैं, ना कि अधिकार मांगे जाते हैं। इसलिए बाबा साहब ने संघर्ष के बारे में कहा। और तीसरी बात बाबा साहब ने कहा है कि संगठित रहो, यूनाइट योरसेल्फ। तीसरी बात इंपॉर्टेंट थी। बाबा साहब जानते थे कि मेरा बहुजन समाज अगर एक हो गया, ये संगठित हो गया, तो ये सब मिल करके अपने वोट से अपने नेता को बना देंगे इस देश का प्रधानमंत्री। इसलिए बाबा साहब ने कहा संगठित रहो। लेकिन उसी में सेंध मारने के लिए ये तमाम तरह के संगठन बना दिए गए कि कैसे न कैसे ये बहुजन समाज का जो वोट है इसमें फ्रिक्शन हो जाए, इसमें बंटवारा हो जाए। जो ताकत बहुजन समाज की है वो ताकत क्या है? वोट की ताकत। इसी वोट के जरिए हम अपने ऊपर अत्याचार रोक सकते हैं, इसी वोट के जरिए हम राजा बन सकते हैं। जब राजा बन जाएंगे तो राजा पे कोई अत्याचार नहीं होता, राजा मांगने वाला नहीं होता है, राजा देने वाला बन जाता है। इसलिए हमें रोकने के लिए तमाम तरह के ऐसे कजरोलकर पैदा कर दिए गए अलग अलग जगहों पर। उन कजरोलकर से हमें सावधान रहना पड़ेगा। वो नाम हमारे महापुरुषों का लेंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे, मानवर साहब का नाम लेंगे, महात्मा फुले का नाम लेंगे, साहू का नाम लेंगे, पेरियार का नाम लेंगे, लेकिन काम कांग्रेस और बीजेपी के इशारे पे करेंगे। ऐसे लोगों से बचना है।
ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि मानवर साहब एक कहानी सुनाते थे। कहा एक था मदारी और उसके पास एक पालतू तीतर था। सुना नहीं सुना आप लोगों ने? पुराने लोग होंगे, सुने होंगे। मानवर साहब ने कहा एक मदारी था, उसके पास एक पालतू तीतर था और डेली इस पालतू तीतर को वो काजू और बादाम खिलाता था और काजू बादाम खिला के जंगल की तरफ जाए और जंगल में जैसे जाए वहां उस तीतर को छोड़ दे। अब तीतर जंगल में पहुंचे तो क्यों क्यों की आवाज निकाले। तो जंगली तीतर जो गांव पर रहते हैं वो सोचे कि भाई कोई शहर से मेरा भाई आया, बड़ी अच्छी आवाज निकाल, भाई काजू बादाम खाएगा तो चिकना भी होगा, गोरा भी होगा, वो तो होगा नहीं होगा। तो ऐसे तीतर की वो नस्ल बन गई। भाई खा खा के बादाम, खा के काजू, उसकी नस्ल और उसकी आवाज चेंज हो गई। जब जंगल में गया तो उसने क्यों क्यों की आवाज निकाली तो बोले भाई लग रहा कोई बहुत बढ़िया तीतर आ गया है, अपना भाई कोई आता है, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, चलो भाई इसको देखने चलते हैं। तो सारे तीतर अपने अपने बिलों से निकल करके उसको देखने पहुंच गए। जहां पे वो बैठा हुआ था वहां पर मदारी ने पहले से जाल बिछा था। जैसे जंगली तीतर वहां पहुंचे, वो सारे जंगली तीतर देखते हैं कि अपने आप को जाल में फंसा हुआ। मदारी आता है, अपने पालतू तीतर को काजू खिलाता है और उसको अपने झोले में रख देता है और बाकी तीतरों को क्या करता है, पकड़ पकड़ के बना के काट के सब्जी बना के आराम से खाता है। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे तीतरों से आपको बचना पड़ेगा। ऐसे तीतरों से बचना पड़ेगा। अगर आप उनके बहकावे में आ गए तो आप समझ लीजिए आप बाबा साहब के विरोधी हैं। बाबा साहब ने तो कहा कि संगठित रहना है। क्या बोला है मेरे बच्चों? संगठित रहना है, ना कि बढ़ना है अपने आप को। इसलिए मैं जितने भी साथी इधर बैठे हुए, बुजुर्ग साथी बैठे हुए, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, और आज मेरे इधर नौजवान साथी जो भटक गए थे वो भी अपने घर में वापस आ गए। को लगा कि यही मेरा अपना घर है, यही महापुरुषों का स्थान, यही महापुरुषों का प्लेटफॉर्म है, हमको इधर होना चाहिए। तो मैं आज ये भी कहता हूं कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आज पूरे स्टेट के अंदर आप लोगों को घूमना है और ऐसे भटके हुए लोगों को वापस अपने घर में लेकर आना है। ये जो नई जनरेशन है अगर ये भटक जाएगी, क्योंकि अभी वो कैडराइज नहीं है, उनको कैडर के बारे में नहीं पता है, उनको महापुरुषों के संघर्ष के बारे में नहीं पता है, उनके माने बहन जी के संघर्ष के बारे में नहीं पता है। जब तक आप उनको संघर्ष के बारे में नहीं बताओगे तब लोग उनको मालूम नहीं होगा। अभी ड्यूटी बनती है हमारी पूरी टीम की, देखिए कि आपको जो काम मिला हुआ है, मेंबरशिप का काम मिला हुआ है, इसको लंबा खींचने का प्रयास न करिए। इसको हर हालत में 31 तारीख तक आप इसको पूरा करिए, ताकि 15 जनवरी को मान्या बहन जी का जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम पूरे स्टेट के अंदर मनाएंगे। और 6 तारीख को भी जिले वाइज 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस है, तो उस दिन हम बाबा साहब के पुण्यतिथि को भी जिले वाइज ही मनाएंगे, वो भी संगोष्ठी के रूप में। संगोष्ठी करनी है बाबा साहब के नाम पर, हमें बुलाना है अपने लोगों को और अपने बाबा साहब के बारे में विचार रखने का, उनको सबको टाइम देना है। ये हमें संगोष्ठी के रूप में करना है। और 15 जनवरी को मान्या बहन जी का जन्मदिन हम जिले वाइज मनाएंगे और बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे, जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएंगे मान्या बहन जी का जन्मदिन। उससे पहले ये सारे काम आपके हो जाने चाहिए, क्योंकि 15 तारीख के बाद पूरे स्टेट के अंदर कैडर कैंप शुरू हो जाएंगे। पूरे स्टेट में जिले वाइज कैडर कैंप लिए जाएंगे और संगठन खा के जाएगा। माने कि संगठन भी बनाना है हमको और उनको कैडराइज भी करना है। मैंने पहले कहा इस सत्ता की जंग है, और सत्ता की जंग जीतने के लिए आपके पास अपनी सेना होनी चाहिए। अगर सेना नहीं है तो कोई सत्ता की जंग आप जीत नहीं सकते। इसलिए आपको सेना भी खड़ी करनी है। माने कि नीली सेना, नीली क्रांति वाली सेना, नीले कफन वाली सेना आपको खड़ी कर देनी हर बूथ के अंदर। 5-5 बूथ पे, हर बूथ पे 5-5 यूथ झंडे और डंडे के साथ में मजबूती से खड़े हो जाए और आने वाले इलेक्शन में अपने वोटों की रक्षा करें और अपने वोटों को डलवा करके अपनी बहन जी को इस देश की गद्दी पे बैठाने का पूरा काम करें। ऐसी सेना हमें खड़ी करनी है और हम इस सेना को खड़ी करके रहेंगे साथियों। हम यही आपसे वादा करते हैं और बिना आपके कुछ संभव नहीं। जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी। आप साथ नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी। मैं हर बार आऊं और ऐसे आपको समझा के वापस चला जाऊं और आप घर से ना निकले तो बात नहीं बनेगी। आज इधर मैंने देखा सिर्फ 5000 मेंबर बने। सच्चाई में कहता हूं, अगर आप लोग सही मन से घर से निकले होते, जितने भी मेरी प्रदेश कमेटी के लोग बैठे हुए, जितने जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, अगर आप सब लोग ये ठान लेते
कि कम से कम सुबह से लेकर शाम तक हम 10 लोगों को पार्टी का मेंबर बनाएंगे। आप 10 लोगों से मिलते, हम कहें 10 लोग नहीं बनते, 5 तो बनते नहीं बनते, 5 लोग बन जाते हैं आपके। अगर एक आदमी दोनों को साथ में जाता और 10 घरों में जाता तो हो सकता है 10 के 10 बन जाते, और हो सकता है 10 में 5 लोग बन जाते। अगर 5 भी बना लेते आप तो आपको आज इधर 1 महीना 10 दिन हो गया, 1 महीने 20 दिन हो गया, 1 महीने 20 दिन माने करीब 50 दिन आपको हो गए। 50 दिन मल्टीप्लाई 5 करते कितना हो गया? 250 मेंबर एक सिंगल आदमी बना लेता। 250 माने अकेला आदमी एक किताब को 2 किताबों को काट देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि हम इधर से ऑर्डर देंगे तो उधर जाएगा ऑर्डर, यहां से ऑर्डर आगे जाएगा, और जिले का अधिकारी सोचता है मैं ऑर्डर दूंगा तो विधानसभा के लोग काम करेंगे। यह ऑर्डरबाजी बंद कर दीजिए। कोई नेता नहीं है, बता दूं मैं आपको, मैं भी नेता नहीं हूं। मैं नेता सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर हूं, बाकी आपका कार्यकर्ता हूं। सबको कार्य करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। कार्यकर्ता के माने काम करने वाला व्यक्ति, और नेता माने कि सिर्फ बातें करने वाला व्यक्ति। तो ये बहुजन समाज पार्टी नेताओं की पार्टी नहीं है, ये मिशन के सिपाहियों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नेता हमारी एक है, बहन कुमारी मायावती। इसलिए जितने भी टीम मेरी बैठी है, आजाद से आप लोग प्लानिंग करके क्षेत्र में निकलिए, और आप लोग जो ग्रुप बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी मेरे प्रदेश कमेटी के लोग हैं वो अपनी जिसको मेंबर बनाते हैं उसकी फोटो डाल देंगे, ताकि मैं जान जाऊं कि कौन कौन सा प्रदेश कमेटी का प्रदेश महासचिव और कौन प्रदेश सचिव और कौन जिला अध्यक्ष और कौन जोन कोऑर्डिनेटर जिला का इस क्षेत्र में जा करके इसने मेंबर बनाया। देखिए, अपने जिले का नाम लिख दीजिए उसमें और नाम लिख दीजिए, इतना काम करना है। बाकी तो मैं आप सबको पहचान रहा हूं, ऐसा नहीं पहचान रहा हूं सबको मैं धीरे-धीरे, और धीरे-धीरे काम की क्वालिटी पहचान जाऊंगा आप लोगों की। मैं बहुत स्टेट देखता हूं तो हर व्यक्ति काम की क्वालिटी में जानता हूं, तो इधर भी पहचान रहा हूं धीरे-धीरे। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी की नेगेटिव इमेज मेरे सामने बनने पाए, इसलिए तय समय में आप अपने काम को पूरा करेंगे हर हालत में। देखिए ये समय हमारे पास कम है, 10 साल भी नहीं है, सच्चाई देख लीजिए। तो 2024 तक का ही हमारे पास समय है। 2024 में संविधान बदल देंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। 2024 में अगर संविधान इन्होंने बदल दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि 10 साल भी नहीं है आपके पास, सिर्फ ये कौन चल रहा है, 21 चल रहा है, 3 साल में। 3 साल में इतनी मजबूती के साथ में आपकी सेना खड़ी होनी चाहिए कि जब देश में बहन जी की गद्दी को जरूरत पड़े तो हरियाणा से डीएमपी जीत करके दिल्ली बहन जी को जाना है, उसके हिसाब से काम करना है। इसके साथ में मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि मेरी पूरी टीम पूरे जोश के साथ में, पूरे होश के साथ में अपनी मंजिल को पूरा करेगी, अपने काम को पूरा करेगी। पूरा करेगी या नहीं पूरा करेगी? तो अगली बार 31 तारीख को मेरे सामने ये ना हो कि साहब नहीं हो पाया। मेरा ये मैं कह रहा हूं कि ये मुझे कुछ सुनना पसंद नहीं है कि नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया लेकर आए तो इधर ना आए, इधर नहीं आने की जरूरत है। हमें ऐसे घोड़ों की जरूरत नहीं, दौड़ नहीं सकते, हमें रेस वाले घोड़ों की जरूरत है। समय हमारे पास बहुत कम है। दौड़ने वाले घोड़े चाहिए जो सर पे नीला कफन बांध ले और एक कसम खा ले कि बाबा साहब के सपनों को, मानवर साहब के सपनों को पूरा करेंगे और बहन जी को 2024 में देश की गद्दी पर बैठा करेंगे। ऐसी सेना की जरूरत हमें है और हमें पूरा विश्वास है कि मेरे सारे साथी इस काम को समय पूरा करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप लोग अपने महापुरुषों के सम्मान में उनके लिए नारे लगाएंगे। गगनभेदी नारे होने चाहिए कि आपके रोहतक की आवाज दिल्ली और चंडीगढ़ तक भी जानी चाहिए। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, मगर कांशीराम साहेब अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे,
बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथ इंसान, जय